हमारे सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इन्होंने जिक्र किया कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो अलग होनी ही थी क्योंकि वो भारत सरकार की नुमाइंदगी करते हैं और मुझे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पार्लियामेंट के स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने नॉमिनेट किया था। और जब एक बार बिल रिफर हो गया तो उस बिल के रिफर होने के बाद फिर वो सरकार की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी हो गई थी। और पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ने वो उस बिल को रिव्यू करने की, जैसे आज जुडिशियल रिव्यू हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे उस 8 अगस्त की जिस बिल को पेश किया था पार्लियामेंट में और 8 अगस्त को पेश करते समय 2024 को उन्होंने कहा था कि साहब हम इस पर चाहते हैं और थ्रेड बेयर डिस्कशंस हो जाए, देश के सभी जो अक़लियत या अल्पसंख्यक या उनके स्टेक होल्डर से बातचीत हो जाए, बार एसोसिएशन से हो जाए, इस्लामिक स्कॉलर से हो जाए, वाइस चांसलर से, या सभी इस तरीके के लोगों के साथ और एक अच्छा कानून बने जिससे कि ये वक्त का फ़ायदा गरीब को, पसमानदा को और सभी जो खवातीन हैं, विमेंस हैं, आर्फन हैं, बच्चों को इसका मिल सके जो अभी तक नहीं मिल रहा। तो उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के नाते एक तरह से मैं कह दूं इसलिए अलग होना चाहिए कि हमारे इस बिल को जब 8 तारीख को प्रस्तुत हुआ था तो उस समय 44 अमेंडमेंट्स सरकार लेकर के आई थी। जो 2013 का या 1995 का जो वक्फ का प्रिंसिपल एक्ट था उसमें 44 अमेंडमेंट्स हुआ था। लेकिन इस जेपीसी ने भी 6 महीने में, जिसकी हमारी मेंबर मेधा कुलकर्णी जी भी थी, उवैसी साहब भी थे, सब लोगों के साथ 6 महीने एक एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज करने के बाद, देश के तमाम हिस्सों में जाने के बाद 38 बैठकें हमने दिल्ली में किया, 113 घंटे हमने बैठकें किया, 284 डेलीगेशंस के साथ मिले, जिसमें चाहे मुंबई के ऑल इंडिया जमायत उलमा हिंद के मुइन साहब हो या जमायत इस्लामी के हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जकात फाउंडेशन हो, मिल्ली काउंसिल हो, पसमानदा समाज हो, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हो, इस्लामिक स्कॉलर्स हो, या सभी स्टेट गवर्नमेंट के वक्फ बोर्ड के, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, या स्टेट के गवर्नमेंट के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफिशियल्स हो, सब इतनी एक्सरसाइज करने के बाद जो हमने रिपोर्ट दी, हमने सरकार के अमेंडमेंट में 14 अमेंडमेंट्स किए और वो 14 अमेंडमेंट जो हम लोगों ने कमेटी से दिए थे वो सरकार ने पहली बार, ये भारत की पार्लियामेंट में हुआ है कि कोई सेलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी made a 14 recommendations, either whatever recommendations has been made by the JPC or any select committee. In totality, government was kindly accept all the amendments and suggestions. तो ये it shows that the strength of the parliamentary democracy. मतलब सरकार ने जो अमेंडमेंट किया उस जेपीसी में हमने फिर अमेंडमेंट्स किया, उसको सरकार ने स्वीकार किया। तो यही रियल डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी विजय है कि जो पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करने वाले 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभी पार्टियों के वहाँ पे थे, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ममता की हो, स्टालिन की पार्टी हो। और उसमें इसके बाद जो मेंबर्स हैं वो भी अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे ओवैसी साहब हो या कांग्रेस पार्टी हो। तो मैं एक सवाल कहना चाहता हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी, वो लगातार इस बिल के बारे में कह रहे हैं कि इट इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल। तो अगर राहुल गांधी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं तो मैं जेपीसी के चेयरमैन के रूप में कह रहा हूं कि जब 12 घंटे डिबेट हुई पार्लियामेंट में तो व्हाई ही हैज बीन नॉट पार्टिसिपेटेड इन दैट डिबेट बीइंग ए लोपी। आई थिंक सो व्हाट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द कंट्री। इफ गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू दिस बिल, if treasury benches they are accountable to this bill, so then equally opposition also they are responsible, and being a LOP if he has not participated he has no moral right to make any comment कि it is an unconstitutional। मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं यहाँ सरकार नहीं हूं, मैं जेपीसी के चेयरमैन के रूप में आपको एड्रेस कर रहा हूं कि इस जेपीसी में अगर कोई ये कहता हो, वो या किसी पार्टी का कोई एमपी कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मैं तैयार हूं
कि जो भी हमने अमेंडमेंट्स किए हैं, उस अमेंडमेंट, जैसे एक अमेंडमेंट कांग्रेस यूपीए की सरकार में हुआ था, आप सभी पत्रकार हैं, मैं बहुत देर नहीं बात करना चाहता हूं, कि कांग्रेस यूपीए में 1995 के एक्ट को 2013 में वक्फ अमेंडमेंट हुआ था। 2013 में कांग्रेस यूपीए की सरकार ने एक सेक्शन 40 जोड़ा था। सेक्शन 40 में था कि अगर एनी वक्फ बोर्ड ऑफ एनी रेस्पेक्टिव स्टेट दे फील दैट दिस प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू बी द वक्फ प्रॉपर्टी, तो नाउ वक्फ बोर्ड हैज राइट to declare that piece of property as a work, and that will remain as a work, and once if it has been declared as a work, so now once is a work is once, now it is always work, फिर उसको डिनोटिफाई नहीं किया जाता। तो इट मीन्स कि सेक्शन 40 जो 2013 में ठीक चुनाव के लोकसभा के पहले कांग्रेस यूपीए ने जोड़ा था, जिस दिन 5 तारीख को मई को नोटिफिकेशन हो रहा था, 3 को कैबिनेट करके इसको जोड़ा था। और दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी थी, जिसको 1911 में ब्रिटिशर्स ने कोलकाता से राजधानी दिल्ली बनाने के लिए उन्होंने फैसला किया, और फार्मर्स को उन्होंने कंपनसेशन दिया। ड्यूली कंपनसेशन देने के बाद फिर वो उन्होंने एक्वायर कर लिया, जिसको 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी के लिए कंपनसेशन के बाद उसको एक्वायर किया हो, 1970 में 57 सालों के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। फिर वो कोर्ट में डिस्प्यूट होता रहा। 2013 में अमेंडमेंट करके उस दिन कैबिनेट करके कहा गया कि 123 प्रॉपर्टी जो लाखों करोड़ की होगी लुटियन जोन्स की, उसको यूडी डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट दिल्ली वक्फ को सौंप दे। तो ये सेक्शन 40 आप सभी बताएं कि देश का सबसे सुप्रीम कौन है? मुझे लगता है कि सबसे सुप्रीम संविधान है, क्योंकि संविधान के 3 आर्गन है। संविधान है 3 आर्गन, या संविधान थ्रू संविधान भी है डिराइव कि ये लेजिस्लेचर है, जिसके हम लोग चाहे पार्लियामेंट के हों मेंबर या असेंबली हो, असेंबली पार्लियामेंट भी एक लेजिस्लेचर विधायिका है। दूसरा एग्जीक्यूटिव है, जिसके अधिकारी हैं जो कार्यपालिका में जो एग्जीक्यूट करते। तीसरी जुडिशरी है, जिसकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को बिल्कुल रिव्यू कर सकती है और उसका फैसला मान्य हो सकता है। तो ये तीनों आर्गन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया तो इससे ऊपर तो कोई अधिकार किसी का हो नहीं सकता। और सरकार ने 2013 में, कांग्रेस की सरकार ने कहा कि ये सेक्शन 40 इसमें जोड़ा जाता है, और सेक्शन 40 को अनलिमिटेड पावर दे दिया। सेक्शन 40 और 3A वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओवरराइड हो गया। किससे हो गया? आखिर फंडामेंटल राइट को नहीं वायलेट करता है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी को नहीं वायलेट करता है? कि अगर आर्टिकल 300A आप देख लीजिएगा, आर्टिकल 300A में है राइट टू प्रॉपर्टी। आप में से किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, उसको कैसे वक्फ बोर्ड हो या कोई गवर्नमेंट हो कैसे ले लेगी? तो वो सेक्शन 40 आपके राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तब था कि आपके ओवरराइड कर रहा था वक्फ के, और वक्फ का कानून मतलब सेक्शन 40 नहीं, कई कानून, राइट टू इक्वलिटी। मनमोहन सिंह जी ने कह दिया कि इस देश की परिसंपत्तियों पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक है। यू डोंट फील दैट इट इज वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ इक्वलिटी? आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं है, जिसमें आपको लिबर्टी है, फ्रीडम है अपने उसकी, या फिर आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है, जिसमें आपको अपना कोई अधिकार हो, फिर आर्टिकल 308 का नहीं है। तो आज इसको हमने रिस्टोर किया। सेक्शन 40 को हमने इसमें जेपीसी ने रिकमेंड किया, सेक्शन 40 खत्म हुआ। अब आर्टिकल 300A रहेगा, आर्टिकल 19 सर्वो पर रहेगी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब इसकी बात पार्लियामेंट के डिबेट पे तो किया नहीं, और फिर आज उसको हमने रिस्टोर किया। तो इस हिसाब से आज ये जो कानून हुआ है, ये कानून हमने पारित किया शायद देश की आजादी के बाद से इतनी किसी बिल पे चर्चा नहीं हुई। जीते सरकार चाहती तो लोकसभा में बहुमत था, राज्यसभा में बहुमत था, उसको 8 अगस्त को पेश करती, पुश कर देती। अगर ये जो अफवाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस या तृणमूल स्टालिन के द्वारा उठाया जा रहा है कि अब आपकी मस्जिदें चली जाएंगी, खानकाह चली जाएगी, कब्रिस्तान चली जाएगी, ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है, जो रोजा एक पवित्र रमजान का महीना, पहली बार इन्होंने मस्जिदों का इस्तेमाल किया। जो इबादत गाह है वहां कहा काली पट्टी बांध के जाइए। काली पट्टी तो मैनेजमेंट के खिलाफ बांधने की बात की जाती है।
तो वहाँ अल्लाह को प्रेयर ऑफर करने जा रहे हैं, रोजेदार आप हैं तो आप नमाज ऑफर करने जा रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए। तो इन्होंने इबादत गाह को सियासत गाह बनाया कि आज जिस तरीके से कभी भी किसी मुस्लिम आंदोलन में मस्जिदों का इस्तेमाल नहीं हुआ, पहली बार इन लोगों ने अलविदा की जुमे की नमाज के दिन मस्जिदों का इस्तेमाल किया, इसलिए कि वहाँ असेंबली थी, बड़ी भीड़ थी। ईदगाह के दिन फिर ईद के दिन कहा कि आप ब्लैक पट्टी बांध के जाइए। क्या मनसा थी कि बड़ी भीड़ होगी, अगर कहीं कुछ 10-5 जगह पे कुछ हो गया तो ये होगा कि साहब देश के मुसलमान बहुत नाराज हैं बहुत। लेकिन मैं देश के अल्पसंख्यकों को बधाई दूंगा कि वो एक महीना पवित्र रमजान का होता है, पाक का होता है, जाने अनजाने गुनाहों की माफ़ी का होता है, तरावी का होता है, नमाज का होता है। लोगों ने पीसफुली अलविदा की भी नमाज किया और पूरे देश में ईदगाह पे उन्होंने ईद की भी नमाज अदा किया। लेकिन उसके बाद फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक कैलेंडर जारी कर चुका है कि हम आगे ये आंदोलन करेंगे, ये आंदोलन करेंगे, ये आंदोलन करेंगे। जब आपने सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे सुप्रीम कोर्ट को नाराजगी भी हुई कि इतनी बड़ी संख्या में एक एक पार्टी के जैसे कोई होड़ लगी हो, मुसलमान को वोट बैंक समझ रहे हो कि आज इमरान मसूद साहब ने दाखिल किया तो मोहिबुल्लाह साहब ने भी कर लिया, लालू यादव पार्टी के मनोज झा ने भी कर लिया, उन्होंने भी, सांसद साहब ने दाखिल कर दिया, ओवैसी ने भी कर दिया, पार्टियों ने भी कर दिया। उनको मालूम है कि जो किसी भी कानून को बनाया जाता है उसके रिव्यू करने के 3 ही आधार पैरामीटर्स होते हैं। एक तो उसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी हो, दूसरा वो कहीं वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट न कर रहा हो, और तीसरी बात आर्बिट्रीनेस न हो कि मनमानीपन से सरकार ने न बनाया हो। तो वो जब जेपीसी में गया, सभी मेंबरों के साथ दोनों हाउसेज में गया, तो ये तो लीगल कॉम्पिटेंस है, दोनों पार्लियामेंट 12-12 घंटे चर्चा हुई। लेकिन मुसलमान को संदेश देने के लिए, अल्पसंख्यक को संदेश देने के लिए कि साहब ये तो आपके हकों और हकूक पे हुआ है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये होड़ इसलिए नहीं है। पूरे देश के किसी राज्य में कोई आंदोलन नहीं हो रहा। आखिर मुर्शिदाबाद क्यों जल गया? अगर वहां पुलिस मूक दर्शक नहीं होती तो पिता और पुत्र को घर के खींच से वो कोई आंदोलन था, कोई प्रोटेस्ट था, दंगाई थे। अगर दंगाई थे तो किसकी स्टेट लॉ एंड ऑर्डर बिलोंग्स टू विच स्टेट सब्जेक्ट है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर एवरीबडी, आइदर हिंदू और मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट। क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया गया? और 4 तारीख से 4 दिन तक लगातार जलता रहा। मतलब हिंदू इन ए लार्ज नंबर दे वेयर फोर्स्ड टू माइग्रेट फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मालदा बाय बोट क्रॉस द रिवर। और इसके बाद आज अगर वहां पे है तो आखिर इस राज्य में इसका मतलब है कि अगर वहां पे मॉब लिंचिंग हुई है और अगर वो दंगाई हैं, पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो स्टेट का प्रोटेक्शन नहीं है, ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। और इसके बाद मतलब उस बंगाल में, तो आज जो बंगाल की हालत है, चाहे राज्यपाल जी गए हों, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन गया हो, तो इस तरीके से कोशिश हो रही है देश में इसको लेकर के, जैसे सीए में हुई, शाहीन बाग जैसे 3 तलाक में हुआ, चाहे 370-35A में हुआ। लेकिन सबके परिणाम देखा कि आज जम्मू कश्मीर में लॉ ऑफ द लैंड हो गया, आर्टिकल 370-35A खत्म हुआ, तो आपने देखा कि देश में आज वहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिज्म का हब बन रहा है। जहाँ कहती थी महबूबा खून की नदियाँ बह जाएंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, 27,000 घरों में तिरंगा लगाया गया 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। तो आज 3 तलाक खत्म हुआ, देश की अकलियत की खवातीनों ने शुक्रिया अदा किया मोदी का। इसी तरीके से आप देखेंगे ये कानून लॉ ऑफ द लैंड हो गया है, ये कानून देश में लागू होगा। ममता है नो राइट कि पार्लियामेंट के अख्तियार को कहें कि मैं बंगाल में नहीं लागू होने देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि देश के कानून को जो सभी राज्यों पे लागू होगा उसको कहती है बंगाल में नहीं लागू। तो इसका मतलब अगले साल होने वाले चुनाव को देख करके वो इस तरह के बयान दे रही है। और किस क्लास पे उनको डिस्कशन है? वैसे तो किरण रिजिजू जी वो अखबार यूजर बता चुके होंगे, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने चाहे नॉन मुस्लिम का सवाल होगा उसको भी वक्फ बोर्ड का बता चुके होंगे, या और चीज़ें आप पूछेंगे तो हम बता देंगे। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें वक्फ बोर्ड से मैं बता दूंगा। सर एक तो सवाल ये था कि जो पढ़े लिखे जैसे नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे, वो भी इसमें कमेटी के सदस्य थे, वकालत भी उन्होंने की, तो ऐसे लोगों का भी अपोज क्यों है इसको? वो तो कमेटी में थे, उन्होंने भी तो सुझाव दिए होंगे, आपके सुझाव सब देखे होंगे, वो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थे, आखिर वो भी क्यों लोगों को अफवाह फैलाने का काम? वो इसलिए ना कि एक कोशिश लगातार है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये साबित करना चाहते हैं,
चाहे ये कितना बेहतरी के लिए हो, अभी आपने देखा होगा बोरा और दाऊदी एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से मिला, उन्होंने उनका शुक्रिया किया और उन्होंने कहा अभी अजमेर शरीफ के जो दरगाह के सज्जादा नसीन हैं नसरुद्दीन चिश्ती, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। दिल्ली की यूनिवर्सिटी की कुछ प्रोफेसर हैं मोहतरमा, मतलब एक डॉक्टर सालनी अली साइस्ता, उन लोगों ने शुक्रिया अदा किया, पसमानदा समाज के लोगों ने किया। तो आज ये बौखलाहट है कि जो अभी तक वक्फ जिन लोगों के हाथ में था, उन लोगों को लगता है कि अब उनके हाथों से निकल जाएगा। आखिर मुंबई में इतनी वक्फ की प्रॉपर्टी शहर में थी, उसको आपने जगदम्बिका पाल ने तो नहीं बेचा, उसको मुतवल्ली ने ही किसी बेचा। तो आज भी मुतवल्ली कोई न कोई माइनॉरिटी का ही है। और 2006 में सच्चर साहब ने क्या कहा था? सच्चर साहब ने यह कहा कि मुसलमानों की स्थिति पसमानदा गरीब मुसलमान अक़लियत की SC ST से बदतर है। 51.9% Muslim women are illiterate. Only 5.6% Muslims are only highly educated. You used to go up to the higher classes, up to graduation and post graduation. तो जब इस स्थिति पे अगर जस्टिस सच्चर ने कहा कि ये रिपोर्ट लागू होनी चाहिए क्योंकि लूट है मुतवल्लियों के द्वारा, जिनको रखवाले हैं वही बेचने का काम कर रहे हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड में कहा नॉन मुस्लिम्स होना चाहिए। तो जो 2005 में कांग्रेस यूपीए मनमोहन की सरकार ने जस्टिस सच्चर को उन्होंने नियुक्त किया, 2006 में रिपोर्ट आ गई तो 2006 को लागू नहीं किया। आज तो उनको थैंक्स करना चाहिए कि 2006 की रिपोर्ट को 2014 में मोदी आने के बाद अब लागू कर रहे हैं। तो इससे साफ है कि यह सियासत है। चाहे ओवैसी साहब ने जो भी कहा, अब ये बता तो दें कि किस इशू पे उनको एड्रेस करना है कि इस वक्फ के नए कानून जो पास हुआ है इसमें अभी वो किससे एतराजात हैं हमसे बहस कर लें, मुझे लगता है निश्चित तौर से संतुष्ट हो जाएंगे। या वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर देगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर्टेनली वो किसी प्रोटेस्ट किसी भावना पे नहीं जाएगा, वो मेरिट पे जाएगा और मेरिट पे बिल्कुल फैसला हो जाएगा। तो अब ये जो चाहे ओवैसी साहब हो या कांग्रेस यूपीए हो, ये जो अब कर रही है सियासत कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अब मुसलमानों में एक बड़ा तबका जो गरीब है, पसमानदा है, ओबीसी है, वो कहीं अलग ना हो जाए उनसे, इसलिए ये आंदोलन किया जा रहा, गुमराह किया जा रहा। वन बाय वन फ्रॉम दिस साइड, वन बाय वन। प्रॉपर्टीज को लेकर के आपने पहले भी कहा, मुंबई या पूरे देश भर में जिस तरीके से जमीनें बेची गई पहले और कई बड़े बिजनेसमैनों को दी गई या कहीं अलग अलग संस्थाओं को बेच दी गई, और आज आरोप वो उल्टा ये लगा रहे हैं कि इन जमीनों को बिजनेसमैनों को बेचा जाएगा। इन दोनों को कॉन्फ्लिक्ट को कैसे? अब जिसको बेच चुके हम कैसे बेचेंगे? हम तो अब उसको चाहे वापस लाने की कोशिश करेंगे या जो वक्त अब है उसके रखरखाव का इंतजाम करेंगे। और ये पहली बार हमने अमेंड किया है कि अभी तक वक्फ बोर्ड में किसी बैकवर्ड का कोई रिजर्वेशन नहीं था। अब की मैंडेटरी किया है कि अब वक्फ बोर्ड में जो मेंबर होंगे उसमें बैकवर्ड पसमानदा समाज के भी होंगे और 2 विमेंस होंगी, और केवल वक्फ बोर्डों में राज्यों के नहीं, ऑल इंडिया जो माइनॉरिटी काउंसिल है जिसकी अध्यक्षता करेंगे किरण रिजिजू साहब, उसमें भी 2 महिलाएं होंगी और पसमानदा बैकवर्ड। तो जब हम अभी तक जिसकी नुमाइंदगी नहीं थी, दो सेक्शन वेयर अनरिप्रेजेंटेड सो फार, इफ नाउ इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू गेट बर्थ इन दैट बोर्ड, तो डेफिनेटली दे विल हैव वॉइस। तो जिनकी अभी तक कोई वॉइस नहीं थी, उनकी वॉइस का प्लेस इस अमेंडमेंट ने दिया है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात कि जो आप ये कह रहे हैं 4.5 लाख 2006 में प्रॉपर्टी थी, अभी तो 9.7 लाख हो गई, बढ़ गई वो अपनी प्रॉपर्टी। लेकिन जब सच्चर ने कहा था तो उस समय 4.5 लाख प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी की उन्होंने आमदनी एसेस किया था कि 12,000 करोड़ होना चाहिए साल का, लेकिन 136 करोड़ था। वक्फ बोर्ड की तनख्वाह राज्य सरकार न दे तो तनख्वाह नहीं दे, तो ये कहाँ गया 12,000 करोड़? इसका मतलब कि आप वक्फ की जमीन पर दुकानें बना दे रहे हैं, ले रहे 20 लाख पगड़ी और किराया 2,000, तो वो 2,000 जमा हो रहा, 20 लाख अंडर टेबल ले रहे हैं। तो अब इसके साथ और नहीं हो सकता, इसलिए जो 12,000 या चाहे अब इस प्रॉपर्टी की से आमदनी होना चाहिए, अगर ये आमदनी होता तो वक्फ बोर्ड आखिर बहुत से हिंदू इंडाउमेंट ने कई यूनिवर्सिटी बना रखा, इंजीनियरिंग कॉलेज बना रखा, मेडिकल कॉलेज, एक भी वक्फ में के आप बताइए इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, रेलवे के बाद आर्मी के बाद तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी मानी जाती है। मतलब यू वोंट फाइंड इन सिंगल मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी,
तो आई थिंक सो हु आर रिस्पॉन्सिबल, somebody इज अकाउंटेबल। दिल्ली में वक्त बचाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहाँ पे विपक्ष के भी सांसद हैं, मुस्लिम मौलाना है, वो कह रहे हैं कि हम कुर्बानी दे देंगे देश के लिए, दूसरी जंग है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें, जंग की बात करें, खून खराबे की, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल कहूंगा वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक संविधान एक के द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और इस तरह से जिस तरह से ये आज बयान दे रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उकसाने की, उन अकलियत के लोग गुमराह करके देश में बदअमनी फैलाने की। मुस्तफा और तीन सुप्रीम कोर्ट में जो पहलू उठा है उसमें एक पहलू ये है कि नया वक्त क्रिएट करने से पहले अगर आप कन्वर्ट हो रहे हैं तो 5 साल पूरे होने चाहिए, धन में उसके बाद कर सकते हैं। तो इसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जेपीसी में कमेटी क्या ये कहीं भी इस तरह की एलिजिबिलिटी पहली बार ये लगाई गई, कैसे देखिए? नहीं, देखिए, दो हमने अमेंडमेंट किए, दोनों स्वीकार किया है। एक ऐसा है कि शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 है, जिसमें कोई आदिवासी लैंड, महाराष्ट्र में भी गढ़चिरौली में आदिवासी लैंड कभी कन्वर्ट नहीं हो सकती, दैट विल रिमेन एज आदिवासी लैंड, वो आदिवासी लैंड। लेकिन अगर किसी आदिवासी किसी लड़की से आपने शादी कर लिया, आप मुस्लिम, आपने निकाह कर लिया, तब वो उस प्रॉपर्टी को इमीडिएट मतलब वक्फ कर सकती है। अगर किसी को आपने इस तरीके से निकाह किया तो उसको इमीडिएट अगर लालच देकर के कुछ किया आपने, तो कम से कम कोई एक मौका लोगों को तो हो कि हम 5 साल हम मुस्लिम प्रोफेस करें, हम इस्लाम को अगर हमने स्वीकार किया है तो हम इस्लाम को प्रोफेस भी करें, हम उसके रिचुअल को हम चलें। तो जब हम एक पक्का मुकम्मल तौर से हैं, फिर आप चाहे वक्त करिए चाहे जो करिए। स्टेडियम में सरवर चिश्ती जी ने कहा है कि शाहीन बाग की लड़ाई एक सिंबल थी, अब वक्त की लड़ाई में भी महिलाओं को लड़ना होगा और हमें उम्मीद है कि महिलाएं अव्वल आएंगी, वक्त के खिलाफ लड़ाई में सरकार। ये देश कानून से चलता है, कानून का राज्य है, और इस देश में जब आर्टिकल 370 35A को समाप्त किया जा रहा था, गृह मंत्री जी प्रस्ताव लेके आए थे, तो महबूबा मुफ्ती ने कहा था अगर ये कानून बन गया तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। और आपने देखा कि जब से वो कानून आर्टिकल 370 35A खत्म हुआ है, तो वहां कोई जुमे के बाद, जो हर जुमे के बाद स्टोन पेल्टिंग होती थी, आज एक भी पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हुई है। तो इस तरह से आज ये धमकी देना, देखिए आज कानून वो बना है एक डिटेल एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज के बाद, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है, उसका फैसला उनको स्वीकार करना चाहिए, हमको स्वीकार करना चाहिए, न कि शाहीन बाग एक झलक थी, अब आगे टेलर था, पूरी फिल्म बाकी है, या आगे क्या अंजामे गुलिस्ता होगा, इस तरीके से चीजें कह करके वो देश के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उसकी परिणति कुछ हुई तो वो गुनहगार होंगे, जिम्मेदार होंगे, उनको देश का मुसलमान भी नहीं माफ करेगा। एक कानून बना है और एक सरकार ने अमेंडमेंट किया है, अगर उसको हम कबूल नहीं करेंगे, जनता कबूल नहीं करेगी, तो आगे उसका परिणाम मालूम हो जाएगा, उनको मौका मिलेगा तो देख लेंगे वो उस पर क्या करना होता है। पश्चिम बंगाल में आपने उसका जिक्र किया, अब चूंकि महाराष्ट्र में है इसलिए संजय राउत का एक स्टेटमेंट आया है कि जो बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो हिंसा हो रही है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है, बीजेपी प्रायोजित हिंसा है, इसीलिए वहां की जो ममता बनर्जी की चुनी हुई सरकार है उसको हटाकर राष्ट्रपति शासन जो है वो लाना चाहती है। अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूं, आप लोग पत्रकार भी हैं, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, अगर इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग हुई, वो अगर आरोप लगाते हैं संजय राउत जी या ममता जी कि भाजपा का हाथ है, तो वाई ममता इज नॉट विजिटिंग टू दैट हाउस, वाई सी नॉट रेडी टू मीट द विक्टिम्स, और वहां जाके फैक्ट एंड फाइंडिंग करके तब देश को बताएं। आखिर वो कलकत्ता में इमामों से, मौलानाओं के साथ मीटिंग कर सकती है, तो इससे साफ है कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। वो कलकत्ता में रह करके जिस तरह से इस कानून के विरोध में जिन लोग हैं उनके साथ मीटिंग कर सकती है, और वहां पे नहीं जा सकती। जो हिंदू पलायन कर गए हैं मुर्शिदाबाद से मालदा, उनको वापस लाने की जिम्मेदारी स्टेट की नहीं है। आप एक कोई इंक्वायरी SIT हो, कुछ हो, बना दीजिए, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके नाम सामने आ जाएंगे। ये खाली पॉलिटिसाइज करके आरोप लगाना अलग है। आप न्यायिक जांच रिकमेंड कर दीजिए। सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो चीफ जस्टिस को लिख करके कह सकती है कि साहब मुर्शिदाबाद की घटना की आप न्यायिक जांच करा दें, चाहे सिटिंग जज से, चाहे रिटायर्ड जज से। ये नहीं कर रही है, तो इस पे अगर हमारे चाहे
यहाँ अरविंद सावंत जी या चाहे हमारे तृणमूल कांग्रेस के लोग अगर बोल रहे हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि वो कब वापस आएंगे मालदा से। वो अपने घरों में जाने के लिए तैयार नहीं। धमकाया जा रहा है कि जिस दिन पैरामिलिट्री फोर्सेज हटेंगी फिर वही हश्र होगा, और पैरामिलिट्री फोर्सेज हमने नहीं भेजा। हाई कोर्ट में ने सू मोटो लेकर के, और खुद हाई कोर्ट ने कहा कि वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेज डिप्लॉय की जाए। क्या हालात है, आप यहां से सोच सकते हैं कि जहां हाई कोर्ट खुद संज्ञान ले, हम धन्यवाद देंगे, तब उससे लोग सुरक्षित हैं। और जो लोग चले गए घर नहीं आने के लिए तैयार हैं, और मुख्यमंत्री जी कोलकाता में बैठी है, वहां दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री तो जाएगा नहीं। उनकी जिम्मेदारी सुरक्षा करना। तो इससे साफ है कि उनके लोग जिम्मेदार हैं। उन दंगाइयों के खिलाफ अभी तक न गिरफ्तारी की जा रही है, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। बहुत देर हो गई जाते, बहुत देर हो गई सर जाते जाते। सही आप पढ़ तो लीजिए, हमारी 428 पेज की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है। आपको समझ में आ जाएगा कि हमने प्रोस्पेक्टिव का हमने अगर रिकमेंडेशंस किया तो उसको सरकार ने स्वीकार किया, तो अब कोई डिस्प्यूट ही नहीं है भाई। रिट्रोस्पेक्टिव में जो है मतलब मस्जिद, खानका, इमामबाड़ा वो रहेगी। बस केवल अब इस कानून के पास होने के बाद 6 महीने में आप उसको वामसी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा लें। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 183 मिल किया, मुंबई महाराष्ट्र के 183 मिल किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को भेजा था, आपको पता होगा शायद, जिसमें आपकी चर्चा हो रही थी। उसमें ये कहा गया था कि वक्फ बोर्ड इसको डिसाइड करे, इंक्लूडिंग एंटीरिया। तो सर आपके जो कानून बनाया गया है, क्या इसका इफेक्ट उस 183 मिल्कियत पे होगा या नहीं? देखिए, साफ किया किरण रिजिजू जी ने कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की जिसकी डिस्प्यूट है, तो वो डिस्प्यूट अगर कोर्ट के सामने है तो जो कोर्ट का फैसला होगा वो बाइंडिंग होगी। और जिस पे डिस्प्यूट नहीं है, अगर वक्फ पे इस्लामिक रिचुअल हो रहा है तो वो वक्फ रहेगा। और अगर कोई गवर्नमेंट की एएसआई की प्रॉपर्टी है, नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, तो ये राष्ट्र की धरोहर है। आज भाजपा की सरकार कल किसी की हो सकती है, तो उसको कैसे वक्फ रह सकता है? तो एएसआई की प्रॉपर्टी हो या राष्ट्रीय पुरातत्व के हो या कल्चर डिपार्टमेंट के हो, गवर्नमेंट के हो, वो फिर गवर्नमेंट की हो जाएगी। आई थिंक थैंक यू, थैंक यू। अरे आपने रिजू जी से बहुत पूछ लिया होगा। अच्छे जवाब दिए। ममता बनर्जी कल मुर्शिदाबाद जाने वाली है। एक सवाल पूछ, सबको मिलेंगे सबको सवाल सबको क्या कहना मुझे लगता है कि इतनी बड़ी घटना हो और जिस तरह से वहां पे दंगे हुए हों, खींच के लोगों को मारा गया हो, सारी दुकानें जला दी गई हों, और जब वेट करते रहे और अभी तक नहीं गई, जब श्री राज्यपाल को बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जाना पड़ा, जब दिल्ली से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को जाना पड़ा, अब उसके बाद अगर जा रही केवल आई वॉश करने जा रही हैं, लोगों को ये दिखाने जा रहे हैं कि अब हम भी जा रहे हैं, क्योंकि अब इसका जवाब वो नहीं दे सकती ना कि आपको पहले जाना चाहिए था। बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट, इट वाज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू विजिट आफ्टर एनी इंसिडेंट जस्ट टू आई वॉश, बट शी हैज नॉट गॉन देयर। तो वो ये रेस्पॉन्स, अब गवर्नर साहब जा चुके, तमाम डेलीगेशन जा चुका, हमारे शुक्रान जो हमारे अध्यक्ष है भाजपा के वो जा चुके, ह्यूमन राइट कमीशन की हमारी हटकर जा चुकी हैं, तो सब लोग जा चुके, पत्रकार सब जा चुके, सारी स्थितियां देश के सामने आ गई। अभी तक वो खामोश थी, अभी तक इमामों से मिल रही थी, अभी तक मौलानाओं से मिल रही थी, तो अब उनको लग रहा होगा कि जमीन खिसक रही है पांव के तले, तो शायद याद आ रही है। सर, मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक खास सर्वे किया है जिसको कांग्रेस के ही मिनिस्टर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अनसाइंटिफिक बोल रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार 4 से 6% मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है और बाकी ओबीसी डिक्लाइन हुई है। तो उनका कहना है ये पोलराइजेशन है, ये रिपोर्ट पे उनको भरोसा नहीं है, ये कांग्रेस की ही मिनिस्टर्स का कहना है। कर्नाटका गवर्नमेंट के बारे में जो सवाल आपने पूछा है, जब स्पीकर साहब ने इस कमेटी को कंस्टिट्यूट किया तो कर्नाटका एक स्टेट ऐसा था कि उसके जो वक्फ के मंत्री थे उन्होंने हर जिले में अदालतें लगाना शुरू किया, और जो फ्रॉम लास्ट ओवर 100 years फार्मर दो वेयर कल्टिवेटिंग प्लॉट्स,
उसको उन्होंने वक्फ की अदालत लगा करके उसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करना शुरू किया। पूरे कर्नाटक में आपको याद होगा, अगर रिकलेक्ट करिए, कि फार्मर्स एजिटेशन शुरू हो गया पूरे प्रदेश में। मैं एज ए चेयरमैन वहां गया, हुबली गया, बीजापुर गया, बेलगाम गया, और लोग धरने पे बैठे थे। हमारी शोभा करंदे मिनिस्टर धरने पे थे। मैंने उसको खत्म कराया और फिर मैंने वहां बात किया। चीफ सेक्रेटरी ने फिर मतलब जो एक आदेश निकाला था उसको विड्रॉ किया। पूरे कर्नाटका असेंबली में हफ्ते भर चली, हफ्ते भर इसी पे डिस्कस होता रहा। तो कर्नाटका में तो अपीजमेंट की ये पॉलिटिक्स थी कि कर्नाटका में पूरे किसानों की जो उनकी सैकड़ों साल की जमीन थी उसको वक्फ डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि अभी कानून बन जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे, वो अधिकार नहीं हुआ सेक्शन 40 का, क्योंकि सेक्शन 40 खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कर्नाटका में कांग्रेस में तो अभी शायद बताया हो हमारी मेधा ने या किरण रिजिजू जी कि वहाँ कर्नाटका के जो कमीशन के चेयरमैन थे मानाप्पी जी, वो माना, तो उन्होंने अनवर मानी पाणी चेयरमैन थे। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया जो अभी तक नहीं लागू हुई कांग्रेस की सरकार में। उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता लोग उस वक्त की प्रॉपर्टी को लिए, बड़े बड़े नेता जो आज दिल्ली में है, पार्लियामेंट में लोग हैं या वहां पे हैं, चीफ मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, तो बड़े पैमाने पे तो वक्त की प्रॉपर्टी कर्नाटका में कांग्रेस के नेताओं ने ले रखी है। ये उस रिपोर्ट में, मैं कहता हूं, मांग करता हूं आपके माध्यम से, आपने सवाल उठाया कि कर्नाटका उस मानी पानी के रिपोर्ट्स को लागू कर दे। लास्ट मौर्य लास्ट दिल्ली में स्टेडियम में जो वक्त के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने कहा है कि बीजेपी को हर मस्जिद में शिवलिंग दिखाई देता है। आप हर मस्जिद में पुलिस को भेज के कागज मांगते हैं, मंदिर में पुलिस को भेजकर क्यों कागज नहीं मांगा जाता? क्यों नहीं बीजेपी कहती कि ये बनी की दुकान, मंदिर कैसे बनी? ऐसा है कि मौलाना कल्बे जवाद साहब जो 123 प्रॉपर्टी दिल्ली में है, उसमें भी मस्जिद मोड़ में एक नर्सरी है, उसको भी कहते हैं वक्फ है। वो नर्सरी कमर्शियल यूज के लिए, दिल्ली में इतनी बड़ी वो नर्सरी प्लांट्स को बेचने की, वहां तो कोई रिचुअल हो नहीं रहा, उसको भी वक्फ कहते हैं। तो आखिर इस तरह की प्रॉपर्टीज को अगर वक्फ कह रहे हैं, अगर वक्फ केवल ये अमेंडमेंट केवल वक्फ की उस इनकम की बेहतरी के लिए, क्या पहली बार अगर सरकार ने ये कहा कि अब वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसकी इनकम का ऑडिट सीएजी जो गवर्नमेंट की ऑडिट करता हो, जो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके द्वारा निर्धारित अकाउंटेंट लोग अब वक्फ की भी इनकम का ऑडिट करेंगे। तो आखिर इसका मतलब गवर्नमेंट की, मोदी गवर्नमेंट की नीयत साफ है ना कि अगर वो सीएजी के द्वारा नियुक्त ऑडिटरों से कराएंगे तो कम से कम इनकम तो सामने आएगी कि वक्फ की इनकम क्या। अभी तक तो वक्फ की इनकम ही नहीं सामने आई। 75 वर्षों में वक्फ में क्या इनकम हो रही है, उस इनकम के बाद क्या सरकार काम कर रही है, क्या वक्फ बोर्ड ने काम किया, इसका कोई आज तक किसी ने अपनी रिपोर्ट कार्ड दिया? सब घाटे में वक्फ बोर्ड। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसीलिए ये अमेंडमेंट करना पड़ा। थैंक यू।